स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जो बच्चे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह के वीडियोस आगे भी आपको मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग देखेंगे छठा अध्याय जनतंत्र का जन्म कविता का भावार्थ। इससे पहले का जो वीडियो आपको मिला है उसमें रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय काव्य परिचय आपको दिया जा चुका है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। शीर्षक है जनतंत्र का जन्म और कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। कवि क्या कहते हैं कविता में? सबसे पहले पंक्ति को देखते हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी। कवि कहते हैं सदियों, सदी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह। सदियों मतलब सैकड़ों वर्षों। सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी। सदियों से भारतीयों के दिलों में जो स्वतंत्रता की चिंगारी थी, जो विरोध की चिंगारी थी, जो क्रांति की चिंगारी थी, वो राख के नीचे क्या हुई थी? राख के ढेर के नीचे दबी हुई थी। लेकिन अब वो क्या करने लगी है? सुख बुगाने लगी है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। भारत की धरती जो है मिट्टी जो है, भारत की मिट्टी, भारत की धरती सोने के ताज को पहनने के सपने देखने मात्र से ही इठलाने लगी है। इस क्रांति के बाद क्या होगा इसका इमेजिन करके, इसका केवल सोचकर, इसका सपना देखकर ही भारत की धरती क्या करने लगी है? खुश होने लगी है। भारत की धरती इठलाने लगी है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। दो राह, कवि कहते हैं कि जब भी क्रांति होती है, जब भी संघर्ष होता है तो समय क्या होता है? दो राहें पर खड़ा होता है। दो राह का मतलब यहां से जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकती है। इसी को कहते हैं दो राह। जहां जीत भी हो, हार भी हो, या किसी भी कंडीशन में दो रिजल्ट जहां निकलने वाला होता है, दो परिणाम जहां निकलने वाले होते हैं, उसी को कहते हैं दो राह। तो समय कहाँ खड़ा है? समय दो राहें पर खड़ा है। यहां से जीत भी हो सकती है और यहीं से हार भी हो सकती है। इसलिए कवि कहते हैं दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। समय का रथ जो है दो राहें पर खड़ा है। यहां से जीत भी मिल सकती है। चलिए, कोई बात नहीं, होता है ये सब। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। ये समय जो है दो राहें पर खड़ा है और इसका घर घर नाद, नाद का मतलब होता है ध्वनि या संगीत। इस समय का रथ जो है संगीत करते हुए, ध्वनि उत्पन्न करते हुए लगातार आगे की ओर क्या हो रहा है? बढ़ता चला रहा है समय का रथ। और इसकी ध्वनि को सुनो, इसके आवाज को सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कवि कह रहे हैं किसको? शासक को, कि सिंहासन खाली करके हटो क्योंकि जनता आ रही है। अगर इस सिंहासन को खाली करके तुम नहीं हटे तो जनता निश्चित तौर पर तुम्हें इस सिंहासन से क्या करेगी? हटा देगी। क्योंकि जनता अब क्या हो गई है? जागृत हो गई है। जनता हाँ, कभी जनता के विषय में बता रहे हैं। जनता हाँ जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही। कवि कहते हैं कि ये वही जनता है जो कल तक मिट्टी का अबोध मूर्त बना हुआ था। मिट्टी का अबोध, अबोध मतलब जिसको कोई ज्ञान नहीं, सुबोध का मतलब जिसको अच्छा ज्ञान है, तो अबोध का मतलब जिसको कोई ज्ञान नहीं है। जनता हाँ मिट्टी के अबोध मूर्तें वही। ये वही जनता है जो कल तक मिट्टी का अबोध मूर्त बना हुआ था। ऐसा मूर्त जिसको कोई ज्ञान नहीं। मिट्टी का मूर्त आप लोग देखें, कोई रिप्लाई नहीं देता। हम लोग भी आम भाषा में ही करते हैं। अगर कोई किसी को कुछ लगातार कह रहा है और सामने वाला अगर नहीं रिप्लाई दे रहा है, नहीं जवाब दे रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि अरे मिट्टी का मूर्त है क्या? तो बस वही जनता कैसी थी? मिट्टी की मूर्त के समान, कुछ भी हो जाए जवाब नहीं देती थी। जाड़े पाले की, पाले है यहाँ, ठीक है, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार आदमी जाड़ा पाला को सह जाता है, जाड़ा पाला एक प्राकृतिक घटना है, इससे आप लड़ नहीं सकते, इसको खत्म नहीं कर सकते, है ना। तो जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाओं को, जाड़े पाले को आदमी सह जाता है, उसी प्रकार जनता क्या करती थी कि शासक के द्वारा किए गए जुल्मों सितम को सह जाती थी। कैसे? जैसे आदमी किसको सह जाता है? जाड़ा पाला को। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे। कवि कहते हैं कि जब अंग अंग में सांप की तरह लिपटकर शासक
जनता का खून चूसती थी, अर्थात जनता का शोषण करती थी, तब भी न मुंह खोल दर्द कहने वाली, तब भी ये जनता क्या थी, मुंह खोल कर अपना दर्द कहती नहीं थी। शासक चाहे जितना भी शोषण कर ले, शासक चाहे जितना भी शोषण कर ले, जनता कभी अपना मुंह खोल कर उसका विरोध नहीं करती थी। चलिए, 2 पैराग्राफ हो गए, तीसरा पैराग्राफ को देखते हैं। जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, कवि कहते हैं ये वही जनता है जिसको देखकर ऐसा लगता था कि जिसने अपना लंबा बड़ा जीभ से क्या कर लिया है, कसम खा लिया है कि सहेंगे सब कुछ पर कहेंगे कुछ नहीं। जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, कवि कह रहे हैं कि जनता सचमुच ही बहुत वेदना, वेदना मतलब कष्ट क्लेश दुख, जनता क्या करती है, बहुत कष्ट सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, कवि कहते हैं कि सो तो ठीक है लेकिन आखिर इस पर जनमत, जन माने लोग, मत माने विचार, आखिर जनता का विचार क्या है, जनता का मत क्या है। सह रही है लेकिन क्या विचार है, सहने का नहीं, मजबूरी में सह रही है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है। ये बड़ा ही गूढ़ प्रश्न है, गूढ़ मतलब छिपा हुआ, रहस्यात्मक, ठीक है, ये बड़ा ही गूढ़ प्रश्न है, ये छिपा हुआ प्रश्न है कि आखिर जनता इस पर क्या कहती है। क्या जनता वास्तव में सहना चाहती है या विरोध करना चाहती है या किसी मजबूरी के कारण सह रही है। नेक्स्ट 3 पैराग्राफ हो गए, इसके बाद तुरंत आपको चौथा पैराग्राफ और 5वां पैराग्राफ हम बताते। चलिए देखते हैं अब चौथा और 5वां अनुच्छेद, ठीक है, 5 अनुच्छेद ही एक बार में देखेंगे, इसके बाद 5 अनुच्छेद जो है अगले वीडियो में, ठीक है, लंबा हो जाएगा वीडियो, इस चलते। नेक्स्ट, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, कवि कहते हैं ऐसा लगता है जैसे शासक की दृष्टि में जनता किसके समान थी, फूल के समान, जिसे कोई एहसास नहीं। जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अर्थात फूल, फूल के साथ क्या होता है, फूल जब तक खिला खिला होता है, लोग कोई पॉकेट का शोभा बनाता है, कोई गजरे का हार बनाता है, कोई गमले में उसे लगाता है, कोई टेबल पे सजाता है, लेकिन वही फूल जब सूख जाता है, मुरझा जाता है, तो कहीं कूड़े के डब्बे में, कहीं रास्ते पर फेंक कर पैरों तले उसे क्या किया जाता है, कुचल दिया जाता है। तो वही हाल जनता का है, जनता फूल के समान है, जब तक जनता से सरोकार है किसका, शासक का, तब तक शासक के लिए जनता खिला हुआ फूल है, और जिस दिन सरोकार खत्म हुआ, जिस दिन काम खत्म हुआ, जिस दिन ज़रूरत खत्म हुई, उस दिन जनता मुरझाए हुए फूल के समान। इसीलिए कवि कहते हैं मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। नेक्स्ट क्या है, अथवा कोई दुधमुही, नेक्स्ट है अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौनों में, या फिर जनता क्या है, दुधमुहा बच्चे की तरह है। दुधमुहा बच्चा आप लोग देखे हैं, छोटा बच्चा जो दूध पीता बच्चा है, दिन दुनिया के विषय में, जमाने के विषय में कोई जानकारी उसको नहीं होती। उसको क्या होता है कि जरा सा अगर नाज नखरा किया तो उसको 2-4 को झुनझुन्ना वगैरह दे दीजिए, वो संभल जाता है, बस मान जाएगा, फुसल जाएगा। वही हाल जनता का है। जनता जब बहुत ज़्यादा शासक का विरोध करना शुरू कर देती है तो शासक क्या करता है, कुछ छूट दे देता है, कुछ उसको झुनझुन्ना दे दिया, उसी में जनता फुसल के क्या हो जाती है, रह जाती है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौनों में। जनता शासक के लिए किसके समान है, फूल के समान है, और दुधमुही बच्ची के समान है। लेकिन होता भूडोल, कवि कहते हैं कि लेकिन क्या होता है, भूडोल, भूडोल का मतलब होता है भूकंप, लेकिन भूडोल होता है, बवंडर उठते हैं, बवंडर मतलब तूफान, आंधी, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। कब तूफान आता है, कब भूकंप होता है, जनता जब कोपाकुल हो भ्रकुटी चढ़ाती है, जनता जब गुस्से से पागल होकर, जनता जब गुस्से में उतावली होकर अपनी भ्रकुटी चढ़ाती है, अपनी भौहें क्या कर लेती है, तान लेती है, ठीक उस समय क्या होता है, भूडोल होता है और बवंडर क्या होते हैं, उठने लगते हैं।
दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। कवि कहते हैं फिर से कि समय जो है दोराहे पर खड़ा है, इस समय के रथ के नाद को, समय के रथ की ध्वनि को सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, अन्यथा तुम्हें अपने राजगद्दी से हटाकर फेंक देगी। तो ये था 5 अनुच्छेद का अर्थ, भावार्थ, और इसके बाद बच जाते हैं 5 और। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, अगला वीडियो देखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।